हेलो, वेलकम एवरीवन टू द यूट्यूब चैनल द रूल बुक। हम कर रहे थे सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। इस सीरीज के हम 7 लेक्चर कर चुके हैं और आज इसी का 8वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव। किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टियां किस प्रकार शुरू होती हैं और किस प्रकार ख़त्म होती हैं। सेकंड है कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज़ विद लीव। कोई सरकारी कर्मचारी जब छुट्टी पर जाता है तो उसकी छुट्टियों के साथ हॉलीडेज़ को कैसे कंबाइन किया जाता है, जैसे कि जीएच और आरएच का किसी कर्मचारी की छुट्टियों के साथ में क्या संबंध है। और थर्ड पॉइंट है रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी छुट्टी ख़त्म होने से पहले वापस बुलाया जा सकता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या क्या नियम लागू होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव। किसी कर्मचारियों की छुट्टियों का शुरू होना और उनका ख़त्म होना। लीव बिगिनस ऑन द डे ऑन विच द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज़ इफ़ेक्टेड। छुट्टियां उस दिन से शुरू होती हैं जिस दिन से किसी कर्मचारी का कार्यभार दूसरे कर्मचारी द्वारा संभाल लिया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, यहाँ पर चार्ज का मतलब है कार्यभार। इफ़ेक्टेड वो प्रभावी हो जाता है, यानी कि जैसे कोई कर्मचारी सपोज करो 10 तारीख को वो छुट्टी जाने का प्लान करता है, 10 को वो ऑफिस में काम करता है और वो शाम को चला जाता है। 11 तारीख को उसकी जगह पर कोई दूसरा कर्मचारी उसके कार्यभार को संभालेगा, यानी कि उसकी छुट्टियां 11 तारीख से प्रभावी हो जाएंगी। एंड एंड्स ऑन द डे प्रीसीडिंग दैट ऑन विच द चार्ज इज़ रिज्यूम्ड। और जिस दिन को आकर के वो कर्मचारी अपना कार्यभार वापस रिज्यूम कर लेगा, उससे प्रीसीडिंग डे को, यानी कि उससे पहले वाले दिन को उसकी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पे चार्ज को आप समझना, चार्ज का मीनिंग यहाँ पर है कार्यभार से। जिस दिन तक वो सरकारी कर्मचारी अपनी पोस्ट का कार्यभार संभाले हुए था, जिस दिन से वो आगे किसी और कर्मचारी को हैंडओवर कर देगा, यानी कोई और दूसरा सरकारी कर्मचारी उसकी जगह कार्यभार संभालेगा, उस दिन से पहले वाले व्यक्ति की कर्मचारी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन से वापस आके वो अपना कार्यभार दोबारा ग्रहण करेगा, उससे पहले वाले दिन उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज़ विद लीव। किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टियों के साथ में आरएच और जीएच को किस प्रकार कंबाइन किया जा सकता है। व्हेन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ऑन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स लीव बिगिनस, यानी कि जिस दिन को किसी सरकारी कर्मचारी की छुट्टी बिगिन शुरू होती है और उससे प्रीसीडिंग डे को, उससे पहले वाले दिन को हॉलीडे पड़ता है। और इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑन विच हिज लीव एक्सपायर, या जिस दिन को उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं उसके नेक्स्ट डे को इज़ ए हॉलीडे, या तो एक हॉलीडे है और वन ऑफ सीरीज ऑफ हॉलीडेज़, या हॉलीडेज़ की सीरीज है। सीरीज का मतलब है 2 या 3 आरएच या जीएच एक साथ आते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been permitted to leave his station at the close of the day before or return to it on the day following such holidays or series of holidays। वो सरकारी कर्मचारी अगर हॉलीडे उसकी छुट्टी से पहले वाले दिन पड़ रहा है तो उस हॉलीडे से भी पहले वाले दिन वो अपना हेडक्वार्टर या स्टेशन छोड़ के चला जाएगा। और जिस दिन उसकी छुट्टी समाप्त हो रही है, अगर उसके नेक्स्ट डे 1, 2 या 3 हॉलीडेज़ की सीरीज है, तो जिस दिन वो हॉलीडेज़ की सीरीज भी ख़त्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे को वो अपने स्टेशन में, अपने ऑफिस में अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेगा। आपको ध्यान ये देना है, कंडीशन 2 है। एक कंडीशन है जब छुट्टी शुरू हो रही है उससे पहले वाले दिन को हॉलीडे है, और दूसरी कंडीशन ये है
कि जिस दिन उसकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, एक्सपायर हो रही है, उसके भी नेक्स्ट डे हॉलीडे है। तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों टाइप के हॉलीडेज़ को माना जाएगा कि उसने छुट्टियों के साथ ले लिया है, और उन हॉलीडेज़ के पहले वो अपने स्टेशन को छोड़ सकता है, और सक्सीडिंग हॉलीडेज़ के बाद वो अपने हॉलीडेज़ ख़त्म करके अपने स्टेशन पे रिपोर्ट करेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई कर्मचारी है, उसने 13, 14, 15 3 दिन अक्टूबर में छुट्टी अप्लाई किया है, और उसे पता चला या उसने ऐसा बनाया है अपना प्लान कि 12 अक्टूबर को हॉलीडे है और बाद में 16, 17 को हॉलीडे है। ये देखिए, जो हमने पिछली स्लाइड में बोला था, ये जो है ये 12 तारीख वाला, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स हॉलीडे, जो छुट्टियों से पहले जुड़ रहा है। और जो बाद में आए हैं उनको हम बोलेंगे सफिक्स हॉलीडे। यहाँ पे हॉलीडे की सीरीज़ है क्योंकि 2 हैं। तो आप ये देखो, छुट्टियाँ तो उसने 3 दिन की ही ली हैं, लेकिन वो 6 दिन अपने स्टेशन से बाहर रहेगा। 12 तारीख को हॉलीडे है तो वो 11 के आफ्टरनून में या अपना वर्किंग आवर ख़त्म होने के बाद में अपना स्टेशन छोड़ देगा। और 16, 17 को फिर से हॉलीडे है, सीरीज ऑफ हॉलीडे है, तो वो 18 को अपने स्टेशन में या अपने ऑफिस में दोबारा रिपोर्ट करेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो ये इफ़ेक्ट होता है RHGH यानी कि हॉलीडेज़ का छुट्टियों के ऊपर। यहाँ उसने क्या किया, यहाँ उसने केवल 3 दिन की EL ली, लेकिन ऑफिस से वो एब्सेंट रहा 6 दिन के लिए। सम एक्सेप्शंस, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि ये रूल किसी पे सही से लागू नहीं होता या कैसे होता है या पार्शियली लागू होता है। उसमें पहला है अदर देन लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर ऐसी छुट्टियां मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे दी जाती हैं तो उसके लिए कुछ अलग नियम है। इन केसेस वेयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स परमिशन फॉर प्रीफिक्सिंग सफिक्सिंग हॉलीडेज टू लीव स्पेशली विद हेल्ड, यानी कि किसी ऑफिस ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से, अपने प्रशासनिक कारणों से RHGH का प्रीफिक्स और सफिक्स करने से मना कर रखा है कि कोई भी इस ऑफिस का कर्मचारी अपनी छुट्टियों के साथ में RHGH को सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं करेगा तो उसको ये हॉलीडेज नहीं मिलेंगे। कंडीशन 1, अब यहाँ पर पहली कंडीशन क्या लागू होती है। His transfer or assumption of charge does not involve the handling or taking over of securities or money other than a permanent advance, यानी कि अगर वो अपना कार्यभार किसी को दे के जा रहा है या वापस आने के बाद अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा है दोबारा से, तो उसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटीज़ या मनी हैंडलिंग को कार्यभार में काउंट नहीं किया जाएगा। अदर देन ए परमानेंट एडवांस, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उसमें आ सकती है, वो है परमानेंट एडवांस की उसके पास कुछ एडवांस कैश रखा होता है। ये हर ऑफिस में ज़रूरी नहीं होता कि हर टाइम अवेलेबल हो। कुछ ऑफिसेज में कहीं ना कहीं पर इमरजेंसी केसेस के लिए कुछ एडवांस रखना अनिवार्य होता है। तो ये उन केसेस में लागू होता है कि जब वो अपने कार्यभार हैंडओवर करेगा तो वो उस एडवांस कैश को भी साथ में हैंडओवर करेगा, और आके जब कार्यभार ग्रहण करेगा तो अपने पहले वाले से उस एडवांस कैश को दोबारा से प्राप्त करेगा। कंडीशन 2 क्या कहती है, हिज अर्ली डिपार्चर डज नॉट इंटेल ए कोरस्पॉन्डिंगली अर्ली ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर स्टेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, यानी कि कोई एम्प्लॉई अगर अपनी छुट्टी शुरू होने से पहले ही अपने ऑफिस को छोड़ के चला जाता है, हो सकता है कि वो कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले चला जाए। मान लो किसी एम्प्लॉई ने 11 तारीख से छुट्टियां ली हैं और वो 8 तारीख को अपना स्टेशन छोड़ के चला जाता है, तो ये अगर उस व्यक्ति के ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालेगा जिसने 11 तारीख को उसकी जगह आके कार्यभार संभालना था, इसका उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसा होता है, बहुत सारे ऑफिस में कर्मचारी ऐसा करते भी हैं। कुछ दिन की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ घंटे पहले
वो ज़रूर अपना ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं, जो कि रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही करना चाहिए। कंडीशन 3 क्या कहती है? द डिले इन हिज रिटर्न डज नॉट इन्वॉल्व ए कोरस्पॉन्डिंग डिले इन द ट्रांसफ़र ऑफ अनदर स्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ ड्यूरिंग हिज एब्सेंस और इन द डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑफ ए पर्सन टेम्परेरीली अपॉइंटेड टू इट। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि कोई कर्मचारी, मान लिया जिसने जिस डेट को छुट्टी फिनिश करके ज्वाइन करना था उस दिन वो ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करने में वो डिले कर जाता है। ये डिले हो सकता है कुछ घंटों का हो या कुछ दिनों का हो। तो जो व्यक्ति या जो कर्मचारी उस छुट्टी पर गए हुए कर्मचारी की जगह पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है या टेम्परेरीली अपॉइंट किया गया है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। यानी डिले वो कर्मचारी कर रहा है जो छुट्टी पे गया हुआ है, वो आने में डिले कर रहा है, उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट जो उसकी जगह पर टेम्परेरी अपॉइंट है उसके ऊपर, या जो कहीं और से आके उसका कार्यभार ग्रहण किए हुए है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, किसी कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पे छुट्टियां दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर GH RH किस प्रकार कंबाइन करने का रूल है वो हम देखते हैं। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफाइड मेडिकली अनवेल टू अटेंड ऑफिस, यानी कि सरकारी कर्मचारी को किसी डॉक्टर ने मेडिकली अनवेल घोषित कर दिया है ऑफिस अटेंड करने के लिए कि भाई वो अनवेल अनफिट है, ऑफिस नहीं आ सकता। Holidays, if any, immediately preceding the day he is so certified, shall be allowed automatically to be prefixed to leave। यानी कि आप ये समझो, जिस दिन उस व्यक्ति को अनफिट घोषित किया गया, ड्यूटी ज्वाइन करने से मना किया गया, उससे पहले वाले दिन अगर कोई हॉलीडे है तो वो हॉलीडे उसकी छुट्टियों में प्रीफिक्स के रूप में काउंट होगा, ना कि छुट्टी के रूप में। भाई ये तो आप वैसे भी समझ सकते हो। मान लो कोई कर्मचारी 15 तारीख को अनफिट घोषित किया गया, 14 तारीख को कोई हॉलीडे था, तो 14 तारीख को तो हॉलीडे ही काउंट होगा, 15 से उसकी छुट्टियां स्टार्ट होंगी क्योंकि उसको 15 को अनफिट घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्टिफाइड मेडिकली फिट। अब आप देखो पहले वाली स्लाइड में था मेडिकली अनफिट, इस स्लाइड में है मेडिकली फिट घोषित कर दिया फॉर ज्वाइनिंग ड्यूटी, ड्यूटी पर वापस आने के लिए। हॉलीडेज इफ एनी सक्सीडिंग द डे ही इज सो सर्टिफाइड, जिस दिन उसको मेडिकली फिट घोषित किया उससे सक्सीडिंग डे यानी कि अगले दिन को, इंक्लूडिंग दैट डे, साथ में उस दिन को भी। यहाँ पे आप दोनों पॉइंट देखो, दोनों लिखे हुए हैं। पहला लिखा है सक्सीडिंग यानी कि आने वाला दिन, और इंक्लूडिंग दैट डे मीन्स जिस दिन उसको मेडिकली फिट घोषित किया गया है। सेल ऑटोमेटिकली बी अलाउड टू बी सफिक्स्ड टू द लीव, उस दिन को उसका सफिक्स काउंट कर लिया जाएगा, उसकी छुट्टी काउंट नहीं होगी। एंड हॉलीडेज इफ एनी preceding the day he is so certified shall be treated as part of leave, यानी कि प्रीसीडिंग डे, जिस दिन को फिट घोषित किया उससे पहले वाले दिन अगर कोई RHGH है, मानो 20 तारीख को किसी को फिट घोषित किया और 19 तारीख को कोई RH या GH था, तो उस दिन को RHGH को उसका हॉलीडे नहीं माना जाएगा, उसे उसकी छुट्टी में काउंट किया जाएगा, उसकी छुट्टी लगेगी, हॉलीडे नहीं लगेगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले केस में क्या होता है, 2 जुलाई को कोई एम्प्लॉई मेडिकली अनफिट हो जाता है। आप डेट पे ज़रूर ध्यान देना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई को कोई एम्प्लॉई मेडिकली अनफिट घोषित हुआ। तब हमने कैलेंडर देखा, 1 जुलाई को भी हॉलीडे था, 3 जुलाई को भी हॉलीडे था, और वो लंबा बीमार चला, मान लो 10 दिन तक वो बीमार चला, वो 10 जुलाई तक वो बीमार रहा। इस केस में क्या होगा,
1 जुलाई विल बी ट्रीटेड एज प्रीफिक्स हॉलीडे, यानी कि ये वाली जो डेट है 1 जुलाई, जिस दिन को वो मेडिकली अनफिट हुआ, उससे पहले वाली जो डेट है उसको उसके प्रीफिक्स हॉलीडे मान लिया जाएगा। एंड 3 जुलाई विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लीव, और जो 3 जुलाई है, क्योंकि वो व्यक्ति अब 10 तारीख तक बीमार चला है, 3 तारीख को हॉलीडे आया, तो 3 तारीख को हॉलीडे नहीं माना जाएगा, 3 तारीख को उसकी छुट्टी काउंट होगी, उसे छुट्टी माना जाएगा, ना कि हॉलीडे। दूसरे केस में अब हम देखते हैं, दूसरे केस में क्या होता है। वही व्यक्ति जो बीमार चल रहा था, सपोज करते हैं कि वो 12 तारीख को उसे फिट घोषित कर दिया गया, 12 जुलाई के दिन। अब उसने देखा कि 11 जुलाई को भी हॉलीडे था और 13 जुलाई को भी हॉलीडे है, यानी वो फिट हो गया 12 को, लेकिन 13 तारीख को हॉलीडे होने के कारण अब वो अपने ऑफिस में रिपोर्ट करेगा 14 जुलाई को। तो इस केस में क्या होगा, वो जो 11 जुलाई है, 11th जुलाई विल बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ लीव। 11th जुलाई को ये वाली जो डेट है उसे उसकी हॉलीडे में काउंट किया जाएगा। एंड 13 जुलाई विल बी ट्रीटेड एज ए सफिक्स हॉलीडे, और ये जो बाद वाला दिन है, फिट होने के बाद वाला जो दिन है, उसे हॉलीडे के रूप में काउंट कर लिया जाएगा और 14 तारीख को आके वो अपना ऑफिस ज्वाइन करेगा, यानी उसकी छुट्टी 12 तारीख तक रहेगी। इफ़ हॉलीडेज आर प्रीफिक्स्ड टू लीव, अगर हॉलीडेज को प्रीफिक्स के रूप में लिया जाता है, छुट्टी के प्रीफिक्स के रूप में काउंट किया जाता है, द लीव एंड एनी कॉन्सिक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पे एंड अलावेंसेस टेक इफेक्ट फ्रॉम द डे आफ्टर द हॉलीडेज। और इस मामले में यदि उस कर्मचारी की पे एंड अलाउंस में किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट आना था, तो जो प्रीफिक्स लिया है उस दिन का कोई इफ़ेक्ट उसके पे एंड अलाउंस पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा समझो, कोई कर्मचारी 15 तारीख को ऑफिस छोड़ देता है, 16 तारीख को उसका हॉलीडे है, 17 तारीख से उसकी छुट्टियाँ शुरू हैं, और मानो 15 को जब उसने ऑफिस छोड़ दिया तो उसकी लीव शुरू हो जाती है 17 से, क्योंकि 16 को तो हॉलीडे है। अब उसके पे एंड अलाउंस पे कोई इफ़ेक्ट पड़ना था, तो वो इफ़ेक्ट 16 तारीख, जिस दिन उसका हॉलीडे है, उस हॉलीडे वाले दिन से नहीं पड़ेगा। जिस दिन से उसकी छुट्टी शुरू है, यानी 17 तारीख से है, तो 17 तारीख से उसके पे एंड अलाउंस का इफ़ेक्ट पड़ेगा। बी कंडीशन क्या कहती है, इफ़ हॉलीडेज आर सफिक्स टू लीव, अगर हॉलीडेज को छुट्टी के बाद में सफिक्स किया गया है, द लीव इज ट्रीटेड एज हैविंग टर्मिनेटेड एंड एनी कॉन्सिक्वेंट रीअरेंजमेंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डे ऑन विच द लीव वुड हैव एंडेड इफ हॉलीडे हैड नॉट बीन सफिक्स्ड। अब इसमें आप ध्यान से ये जानो कि अब जो है छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। मान लो 28 तारीख को छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, 29 तारीख 30 तारीख को कोई हॉलीडे है, 1 तारीख को कर्मचारी ऑफिस में ज्वाइन करता है, लेकिन उसके लीव पे का इफ़ेक्ट पड़ने वाला था, कोई ना कोई रीअरेंजमेंट होने वाला था उसके पे एंड अलाउंस में, तो वो पे एंड अलाउंस पे जो इफ़ेक्ट है वो उसकी छुट्टी ख़त्म होने के जस्ट नेक्स्ट डे से प्रभावी हो जाएगा। भले ही उस दिन उसने हॉलीडे ले रखा हो, तब भी उसके हॉलीडे के ऊपर भी रीअरेंजमेंट का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ए कंडीशन में उसके ऊपर नहीं पड़ रहा था हॉलीडे के ऊपर कोई इफ़ेक्ट, लेकिन बी कंडीशन में उसके हॉलीडे के ऊपर भी उसके पे एंड अलाउंस के रीअरेंजमेंट का प्रभाव पड़ेगा। अब जानते हैं रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव, कि किसी कर्मचारी को यदि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो छुट्टी पे गया हुआ है उसे वापस बुला लिया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान लागू होते हैं। इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिकॉल्ड टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, such recall to duty shall be treated as compulsory in all cases
ऐसे सभी मामलों में जिनमें किसी कर्मचारी को छुट्टी खत्म होने से पहले ही ड्यूटी पे रिकॉल कर लिया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे आप ये सब ज़रूर ध्यान रखना, छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही रिकॉल किया जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ऑर्डर देके। तो ऐसे ऑर्डर को कंपल्सरी इन ऑल केसेस मैंडेटरी माना जाएगा। भाई ये मत सोच लेना कि मेरी छुट्टियां हैं, मैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से छुट्टी लेकर आया हूं, अब मैं वापस क्यों जाऊं, वो तो बुला रहे हैं। नहीं, अगर वहां से ऑर्डर आ गया तो ये आपके लिए मानना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, आपको आना पड़ेगा अगर बुला लिया गया है तो। अब मान लो ये केस हो गया और वो एम्प्लॉय वहाँ से अपनी ऑफिस या अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आने लगता है, तो वो किन किन चीज़ों के लिए इंटाइटल है, उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ए पॉइंट को देखते हैं। इफ़ द लीव फ्रॉम विच ही इज़ रिकॉल्ड इज़ इन इंडिया। पहली लाइन में केस क्या है, अगर वो एम्प्लॉय जिसे छुट्टी से वापस बुलाया जा रहा है वो इंडिया में ही है, यानी कि अपनी छुट्टियों को इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट कर रहा है, टू बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी फ्रॉम द डेट ऑन विच ही स्टार्ट्स फॉर द स्टेशन टू विच ही इज ऑर्डर्ड। जिस दिन को मान लो किसी कर्मचारी को ये बोल दिया, वो अपनी छुट्टियां मना रहा है केरला में, उसको ड्यूटी करने के लिए बोला कि आपको न्यू दिल्ली में आके ज्वाइनिंग करना है, तो जिस दिन से वो केरला से डिपार्चर करेगा दिल्ली आने के लिए, मान लो उसने अपनी ट्रेन बुक कर ली कि वो ट्रेन में बैठ के केरल से दिल्ली आएगा, तो जिस दिन से वो केरला से डिपार्चर लेगा ट्रेन में बैठ के, उसी दिन से उसको ऑन ड्यूटी काउंट करना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि उसको केरला से दिल्ली आने में 2 दिन का टाइम लगेगा, वो 2 दिन भी उसकी छुट्टियां ही काउंट होंगी, क्योंकि वो 2 दिन बाद दिल्ली आप आके अपने ऑफिस में ज्वाइन करेगा, तब से वो ऑन ड्यूटी नहीं होगा। यहाँ पे पॉइंट यही है कि जिस दिन से वो यहाँ वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर देगा, उसी दिन से उसको ऑन ड्यूटी मानना शुरू कर दिया जाएगा। एंड टू ड्रा, अब वो क्या क्या चीज़ें लेने के लिए इंटाइटल है। ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर रूल्स मेड इन दिस बिहाफ फॉर द जर्नी, यानी कि भले ही वो एलटीसी लेकर नहीं गया था, लेकिन ऐसे मामले में जब उसे रिकॉल किया गया तो वापसी आने के लिए उसे टीए मिलेगा, जो कि नियमों के अनुसार होगा। लीव सैलरी सेल until he joins his post at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty। यहाँ पे ये मान के चलो कोई कर्मचारी अगर उसे वो छुट्टी पे गया है, अगर उसको छुट्टी से वापस नहीं बुलाया जाता तो वो अपने वहाँ रह के सैलरी ले रहा था, अब उसको बुला लिया गया तो भी उसे वही सारी पे एंड अलाउंस मिलेंगे जो उसे ज्वाइन करने से पहले मिलने चाहिए थे, यानी कि इसके आने का उसकी सैलरी के ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। इफ़ द लीव फ्रॉम विच ही इज रिकॉल्ड इज आउट ऑफ इंडिया, अगर वो अपनी छुट्टियों पे इंडिया से बाहर गया है, टू काउंट द टाइम स्पेंट ऑन द वॉयज टू इंडिया एज ड्यूटी फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग लीव एंड टू रिसीव लीव सैलरी ड्यूरिंग द वॉयज टू इंडिया एंड फॉर द पीरियड from the date of landing in India to the date of joining his post at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty, यानी कि वो व्यक्ति जो अपनी छुट्टियों पे इंडिया से बाहर है उसको अब वापस बुलाया जा रहा है, तो जिस दिन से वो अदर कंट्री से जिसमें वो छुट्टियां मनाने गया है, रह रहा है, वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करेगा। वॉयज टू इंडिया, इंडिया आने के लिए जिस दिन से अपनी यात्रा शुरू करेगा उसी दिन से उसको ऑन ड्यूटी मान लिया जाएगा।
वॉयज का यहाँ पर मीनिंग है समुद्री रास्ते से जो वो यात्रा ट्रैवल करेगा, उसी दिन से, जिस दिन से उसकी समुद्री यात्रा शुरू होगी, सेम डे से उसको ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाएगा। लीव सैलरी भी उसको मिलेगा उस यात्रा के दौरान भी, जो टाइम वो अदर कंट्री से यहाँ आने के लिए लगाएगा उसमें उसको सैलरी भी मिलेगा। फॉर द सेम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग इन इंडिया टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हिज पोस्ट एट द सेम रेट एट विच ही वुड हैव ड्रॉन इट बट फॉर रिकॉल टू ड्यूटी। जो उसको ड्यूटी करने के लिए मिलना चाहिए था या वो छुट्टी पे था तब उसको जो लीव सैलरी मिलना चाहिए था वो अब भी उसको यूं का यूं मिलेगा, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इन मामलों में आप ये देखना कि इसका कर्मचारी के ऊपर, उसकी सैलरी के ऊपर कोई नेगेटिव बेनिफिट नहीं पड़ेगा। अब और क्या मिलेगा, ए फ्री पैसेज टू इंडिया, यानी इंडिया आने के लिए उसे फ्री पैसेज दिया जाएगा, यानी वो जो समुद्री यात्रा वो करने वाला है उसका बर्डन उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। रिफंड ऑफ हिज पैसेज फ्रॉम इंडिया इफ़ ही हैज़ नॉट completed half the period of his leave by the date of leaving for India on recall or 3 months whichever is shorter। अब वो समुद्री यात्रा करके इंडिया में तो आ गया, अब इंडिया में भी उसको जहाँ पे वो पोर्ट पे उतरेगा वहाँ से वो अपने ड्यूटी प्लेस तक पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उसे बस, ट्रेन या फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो उस रिफ़ंड के लिए वो जो अब ट्रेन, बस या फ़्लाइट पे जो खर्चा होगा उसके लिए क्या, कैसे रिफ़ंड मिलेगा उसे, उसके लिए 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि वो यात्रा जो छुट्टी लेकर के गया है, अगर उसने अपनी आधी से ज़्यादा छुट्टियां नहीं ली हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 30 दिन की छुट्टी पे गया था, अगर उसने 15 से अधिक छुट्टियां वहाँ पर नहीं बिताई हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई व्यक्ति मान लो लंबी वैकेशन पे, लंबी छुट्टी पे गया था, मान लो कोई 6 महीने से ज़्यादा की लेके गया था और उसने 3 महीने पूरे नहीं किए हैं। आप ये ध्यान रखना, या तो आधे से ज़्यादा छुट्टियां नहीं हुई हों या फिर 3 महीने पूरे नहीं हुए हों, इनमें से 2 जो भी कम डेज वाला होगा उसको काउंट किया जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो उसको उसका भी रिफ़ंड मिलेगा जो वो पोर्ट से लेके अपने ड्यूटी प्लेस तक खर्चा करके जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस अंडर द रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैंडिंग इन इंडिया टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी। ये उसके आने जाने का जो खर्चा है जो वो पोर्ट से लेके वहाँ तक अपनी ड्यूटी प्लेस तक जाने के लिए करेगा, वो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस बेस के आधार पर उसको दिया जाएगा। ये नहीं है कि कुछ भी ले लिया, जो टीए रूल्स में दिया है उतना ही उसको रिफ़ंड मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आज का कंटेंट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे तीनों पॉइंट्स आपको। देखो, ये वीडियो केवल उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जो किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी लागू होती है जो किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, ताकि सेवा के दौरान उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ज्ञानवर्द्धि हो सके। थैंक यू।